नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अमेरिका में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास को समझेंगे। अमेरिका में ऐतिहासिक विकास को, समाज कार्य में ऐतिहासिक विकास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1800 से पूर्व, दूसरा 1800 से 1900, तीसरा 1900 से 1950, चौथा 1950 से अब तक। तो पहले हम बात करते हैं 1800 से पूर्व की। तो 1800 से पूर्व ऐच्छिक सेवाएं दी जाती थी, मतलब आरंभ में दान का वितरण किया जाता था। धर्म पर विश्वास जो करते थे वो दान देते थे, और ये दान का काम मुख्य रूप से चर्च के द्वारा किया जाता था। और एक यहाँ पर इस काल में एक बहुत मुख्य विशेषता ये थी कि बच्चों की सुरक्षा का कार्य किया जाता था, जैसे कि आश्रम, अनाथ बच्चों के लिए आर्फन असलाइम्स, बच्चों को ऐसे परिवार में दे दिया जाता था कुछ समय के लिए जो उन्हें भोजन, निवास स्थान और औद्योगिक शिक्षा प्रदान करते थे, और उसके बदले में बच्चों से निजी कार्य करवाए जाते थे। तो इस तरीके का बच्चों के लिए कार्य किया जाता था। अमेरिका में इस समय एक और बहुत मुख्य विशेषता ये थी कि अमेरिका में समाज कार्य के क्षेत्र में राज्य का योगदान प्रारंभ शुरू हुआ था, मतलब राज्य उसमें बहुत योगदान देता था। 1647 में एक विधान बना जिसमें नगर, जो एक नगर बसा हुआ होता है, नगर होता है, उसमें रह रहे लोग निराश्रितों की सहायता करेंगे। मतलब जो जिनके पास आश्रय नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो उन लोगों की सहायता करेंगे। नगर की ये जिम्मेदारी थी। असमर्थों का पालन पोषण करेंगे। असमर्थों से मतलब है कि जो काम करने योग्य नहीं है, जैसे वृद्ध हो गए, दिव्यांगजन हो गए, तो असमर्थों का पालन पोषण करेंगे और समर्थ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। मतलब जो काम करने योग्य व्यक्ति हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस समय अमेरिका में एक मुख्य विशेषता थी कि मानसिक रूप से बीमारों को चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था सर्वप्रथम फिलाडेल्फिया की भिक्षागृहों में 1732 में की गई। मतलब यहाँ पर जो मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति थे, जिनको मानसिक रूप से चिकित्सक की ज़रूरत थी, उनके लिए इस समय व्यवस्था की गई। 1753 में प्रोविडेंट काउंटी वर्क हाउस की स्थापना हुई। जो व्यक्ति आत्मस्वावलंबन के योग्य ना हो, उन्हें वर्क हाउस में भर्ती किया जाता था। मतलब जो काम करने के योग्य नहीं हो, उनको इस हाउस में भर्ती कर दिया जाता था और उनका पालन पोषण किया जाता था। वर्जीनिया की विलियम्सबर्ग पूर्वी राज्य ईस्टर्न स्टेट हॉस्पिटल ऐसी पहली संस्था है जिसकी स्थापना 1773 में मानसिक रूप से असामान्य व्यक्तियों के लिए की गई। तो इस समय मानसिक व्यक्तियों के जो रोगी हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया गया और 1773 में पहली संस्था की स्थापना हुई। ये थी बात 1800 से पूर्व की। अब हम बात करते हैं 1800 से 1900। तो इस समय भी निराश्रितों की सहायता विभिन्न प्रकार से की जाती थी। अलग अलग तरीके से निराश्रितों की सहायता की जाती थी, जैसे कि राजकीय ऐच्छिक आश्रम, जो सामान्यतः पुअर हाउस कहे जाते थे, वो उनकी सहायता करते थे। एलिजाबेथ पुअर लॉ की भांति अमेरिका में भी निर्धनों की सहायता हेतु बहुत सारे कार्य किए जाते थे, जिससे कि निर्धनों को सहायता पहुंचाई जा सके। इस समय दिव्यांगों की सहायता बहुत इम्पॉर्टेंट काम था। जो सुनने में असमर्थ लोग थे, पहला आवासीय स्कूल 1823 में केंटकी डैनविले में खोला गया।
जो सुनने में असमर्थ लोग थे उनके लिए ये स्कूल खोला गया। इस प्रकार आगे भी दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। तो दूसरा फोकस, पहला फोकस इनका मानसिक चिकित्सा हमने देखा, मानसिक रोगी व्यक्तियों के लिए देखा, दूसरा दिव्यांगजनों के लिए देखा। इसी प्रकार जे.वी. सिलीवान ने अमेरिका में 1851 में बूस्टन में पहली अमेरिकी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका कार्य युवकों की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी करना, मतलब उनको रोजगार दिलाना, उनको उनके कौशल विकास करना, इस तरह से युवकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाती थी। द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट इस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है। औद्योगिकीकरण के कारण बहुत बड़ी संख्या में जो श्रमिक थे अमेरिकी नगरों में आ गए और गंदी और भीड़ भाड़ वाली दशाओं में रहने लगे। तो उनके लिए द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट बनाया गया। सेटलमेंट हाउस आंदोलन के बहुत सारे उद्देश्य थे। इसका एक उद्देश्य यह था कि औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली जो कठिनाइयाँ थी, जो समस्याएं थी, परिस्थितियों और समस्याओं का निवारण किया गया, क्योंकि लोग नगरों में आके बस गए थे और गंदी बस्तियों में रहने लगे थे, जिस कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। 1856 में बूस्टन में यंग विमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य नव युवतियों की दशाओं और सुअवसरों में सुधार करना। तो नव युवतियों के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया गया इस समय। ये हो गई 1800 से 1900 की बात। अब हम बात करते हैं 1900 से 1950। तो अमेरिका में 1950 के पश्चात राज्य का उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक बढ़ गया। लोगों की सहायता करने का अधिकार राज्य ने स्वतः अपने पास ले लिया। मतलब राज्य बोलता था कि हम सहायता व्यक्तियों की करेंगे जो आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति हैं। तो इस काल में अमेरिका में मुख्य रूप से कल्याणकारी सेवाओं के द्वारा लोगों की सहायता की जाने लगी। मतलब अभी तक दान, धर्म और लोगों की कुछ आश्रम बनाकर, आवास बनाकर इस तरीके से सहायता की जाती थी। इस समय कल्याण के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा कि लोगों का कल्याण हो, तो कल्याणकारी सहायता देने लगे लोगों को, जिसका उद्देश्य लोगों का उत्थान करना था, लोगों का विकास करना था। तो समाज कल्याण के क्षेत्र में 1900 के बाद नई प्रवृत्तियां देखने को मिली, जैसे कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर समाज कल्याण की जो समस्याएं थी वो राष्ट्रीय स्तर पर समझने की कोशिश की गई कि हम समझें लोगों की समस्याएं क्या हैं और उसके बाद उनको सेवाएं दी जाए या उनके लिए कल्याणकारी कार्य किए जाएं। बाल कल्याण के बारे में सोचा गया, जिसके चलते 1909 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने देश भर में बाल कल्याण संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की एक कमेटी, एक सम्मेलन वॉशिंगटन में बुलाया गया। इसके बाद बाल कल्याण के बारे में सोचा गया है, जिसके चलते 1909 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने देश भर की जो बाल कल्याण संस्थाएं थी उनके कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा और उस सम्मेलन में ये बात हुई कि बच्चों को पालन गृह में रखा जाए, उनको घरेलू वातावरण में रखा जाए। इस सम्मेलन में दो बातों पर जोर दिया गया। पहला, राज्य सरकारें विधवा और त्यागी महिलाओं के लिए पेंशन अधिनियम पारित करें। दूसरा, केंद्र स्तर पर बच्चों की संस्था स्थापित करें। मतलब ओवरऑल बालकों के कल्याण के लिए, बाल कल्याण के लिए कार्य किए गए। सरकार ने माताओं को पेंशन और भत्ते के कानून पारित किए, जिससे कि यहाँ पहली बात जो सम्मेलन में दो बात पर जोर दिया गया कि राज्य सरकारें विधवा और त्यागी महिलाओं के लिए पेंशन अधिनियम पारित करें। ये इसलिए क्योंकि जो महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी
तो उनको पेंशन देना ज़रूरी था, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। और एक चिल्ड्रन ब्यूरो 1912 की स्थापना की गई। जब राज्य सरकारों ने समाज कल्याण के क्षेत्र में अधिक भाग लेना आरंभ कर दिया तो कल्याण विभाग के स्थापित हुए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें और कल्याणकारी कार्य बहुत सारे करने लगे, तो एक अलग ही विभाग की स्थापना के बारे में सोचा, कल्याण विभाग। 1933 में फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। इसमें क्या किया जाता था? इसमें बेरोजगार की सहायता की जाती थी। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन समस्या का समय आया और जिससे अमेरिका में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करने लगे लोग। इसको देखते हुए 1933 में संघीय आपातकालीन सहायता अधिनियम पारित किया गया। दूसरा, रॉबर्ट फैचनर के निर्देशन में मार्च 1933 में आपातकालीन संरक्षण कार्यक्रम, जिसे नागरिक संरक्षण कोर के नाम से जाना जाता है। तीसरा, आपातकालीन सहायता विनियोग अधिनियम 1935 में पारित किया गया। 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी पास हुआ। अब ये सब इसलिए पास हुए जब देखा गया कि आपातकालीन का समय आया अमेरिका में, तो देखा गया कि लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सारे एक्ट उनकी सहायता के लिए, उनका कल्याण हो इसलिए बनाए गए। 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ। यह समाज कल्याण के क्षेत्र में एक बहुत सराहनीय काम था, बहुत इम्पोर्टेंट काम था। इस विधान में 3 कार्यक्रमों को प्रचलित किया गया, 3 कार्यक्रम देखे गए। पहला, सामाजिक बीमा कार्यक्रम, सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम, जिसमें वृद्धावस्था बीमा पद्धति और जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनकी सहायता के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। दूसरा, सार्वजनिक श्रेणीबद्ध सहायता कार्यक्रम, अ प्रोग्राम ऑफ कैटेगोरियल असिस्टेंस। तो इस कार्यक्रम में भी वृद्धावस्था की सहायता, अभावग्रस्त और जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनकी, और बालकों की सहायता, जो निराश्रित बालक हैं उनकी सहायता इसमें सम्मिलित थी। तीसरा है स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी सेवाओं का कार्यक्रम, आ प्रोग्राम ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं ली गई, दिव्यांग बोलते हैं अभी, दिव्यांग बाल सेवाएं, शिशु कल्याण सेवाएं, व्यावसायिक पुनर्वास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी इसमें सम्मिलित थे। इस काल में 1900 में समाज कार्य के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले। फेरा का नाम चेंज करके वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। 1939 में इसका नाम बदलकर वर्क प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन WPA कर दिया गया। इसमें बेरोजगारी और रोजगार पर कार्य किया जाता था। वर्क प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बेरोजगारी और रोजगार के लिए काम किया जाता था। बेरोजगारी पर मतलब जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से रोजगार दिलाया जाए, ये कार्य इसमें किया जाता था। फेरा का जब देखा गया कि फेरा में सहायता कार्य करने का जो अनुभव था, उस अनुभव से यह पाया गया कि निर्धन सहायता के अस्थायी या आपातकालीन कार्यक्रम के स्थान पर आपातकालीन कार्य किए जाते थे, अस्थायी कार्य किए जाते थे, उसके स्थान पर यह पाया गया कि कोई स्थायी कार्यक्रम इस समस्या का समाधान कर सकता है। मतलब हम
अस्थायी रूप से लोगों की सहायता ना करके स्थायी रूप से लोगों की सहायता की जाए। इसलिए 1934 में प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने आर्थिक सुरक्षा पर एक समिति कम्युनिटर ऑन सोशल सिक्योरिटी पारित किया गया। इसके अंतर्गत 3 मुख्य कार्यक्रम थे। पहला सामाजिक बीमा कार्यक्रम, सुनिश्चित जन सहायता पद्धति और तीसरा स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं का कार्यक्रम। तो ये हुआ कि इन तीनों कार्यक्रमों के द्वारा लोगों की स्थायी रूप से सहायता की जा सकती है। तो सन 1900 से 1950 के मध्य अमेरिका में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत समाज कल्याण सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उपायों की शुरुआत हो गई थी। पहले दान धर्म चल रहा था, इस काल में क्या हुआ, सामाजिक कल्याण सेवाएं और लोगों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचा जाने लगा, जिसका मुख्य उद्देश्य था आवश्यकताग्रस्त लोगों की सहायता करना, और वो भी स्थायी रूप से। धीरे धीरे जब अनुभव हुआ, काम किया, तो ये पाया कि लोगों की स्थायी रूप से सहायता करना चाहिए। अब आती है 1950 के पश्चात की। तो समाज कार्य के क्षेत्र में 1950 के बाद उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, वृद्धि हुई। अमेरिका में 1950 के पश्चात राज्य का जो उत्तरदायित्व था वो बहुत अधिक बढ़ गया और राज्य बहुत सारे कार्य करने लगा लोगों के कल्याण के लिए, समाज कार्य के लिए। इस काल में अमेरिका में मुख्य रूप से कल्याणकारी सेवाएं के द्वारा लोगों की सहायता की जाने लगी। 1900 से 1950 के बीच में भी कल्याणकारी सेवाएं दी जाती थी। उस समय स्टार्ट हुआ था और अभी भी कल्याणकारी सेवाएं जारी थी, जिसका उद्देश्य था लोगों का उत्थान करना, उनका विकास करना, उनके हित को ध्यान में रखना। तो और उस समय एक और बात आई कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिकतर समाज कार्यकर्ता जो युद्ध से प्रभावित लोग थे उनकी सहायता करने लगे, उनकी सहायता करते थे। तो और 1960 के दशक में यह माना गया कि निर्धनता एक अत्यधिक गंभीर समस्या है जो कि समाज को भी प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये पाया गया इस सन में कि निर्धनता बहुत बड़ी समस्या है। तो इस काल का एक प्रमुख कार्यक्रम था निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। निर्धनता को दूर करने की दृष्टि से समय समय पर कार्यक्रम बनाए गए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही थी। तो बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए, जिनमें से मुख्य हैं 1961 में क्षेत्र विकास अधिनियम, 1962 में जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 1964 में आर्थिक अवसर अधिनियम पारित किए गए। तो ये 3 कार्यक्रम मुख्य रूप से चलाए गए जो निर्धनता को दूर करने के लिए चलाए गए, जिससे समाज का विकास किया जा सके। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों और सामुदायिक क्रिया कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाई। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता की बात आ गई। तो जो समाज के लिए काम करना चाहते थे उन्होंने निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में बहुत बड़ा, बहुत सराहनीय योगदान दिया और नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को, जो नए लोग थे जो समाज के लिए काम करना चाहते थे, उनको प्रशिक्षित किया जाने लगा। 1970 के दशक में स्टेट एंड लोकल फिस्कल असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एक्ट को पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजस्व के द्वारा सीधे स्थानीय समुदायों की सहायता के लिए समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए अनुदान देना। जो सीधे समुदाय के लिए जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उनको सहायता दी जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इस काल की विशेषता थी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, मतलब
निर्धनता को दूर करना इस काल की 1950 के बाद की मुख्य विशेषता थी, निर्धनता को दूर करना। इस काल में समाज कार्य के व्यावसायिक रूप, व्यावसायिक अभ्यासों, समाज कार्य के पाठ्यक्रम का विकास। इस काल में समाज कार्य को व्यावसायिक रूप दिया गया और समाज कार्य के अभ्यास के लिए समाज कार्य के पाठ्यक्रम का विकास किया गया। समाज कार्य शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। तो हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य का विकास प्रारंभ में जिस प्रकार इंग्लैंड में हुआ था, शुरुआत में जिस प्रकार इंग्लैंड में दान धर्म से हुआ था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हुआ था। और प्रारंभिक समय में स्वैच्छिक और धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लोगों ने असहाय और आवश्यकताग्रस्त लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। यही बाद में एक व्यावसायिक रूप को प्राप्त कर लिया गया। तो इस तरीके से अमेरिका में समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास को हम समझ सकते हैं। अमेरिका में समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास हुआ, जिसको हम 4 भागों में समझ सकते हैं। 1800 से पूर्व, 1800 से 1900, 1900 से 1950 और 1950 से अब तक। आशा है आप लोगों को अमेरिका में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास समझ में आया होगा। धन्यवाद।